Hey guys, वेलकम बैक टू द चैनल। इमेजिन करो आपको कनाडा के पीआर का इनवाइट आ गया है, वाओ, और आपने 2 महीने लगाकर सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए, सबमिट कर दिए उनको, और अब वेट कर रहे हो कि बस एक ईमेल आएगी कि आपका पीआर अप्रूव हो चुका है, ये लो अपना पीपीआर, और ईमेल आ जाती है कि आपका पीआर रिजेक्ट हो गया है। नहीं। और जब आपको रीजन पता चलता है ना, तो आपको लगता है यार ये तो बड़े इजीली अवॉइड हो सकता था, या इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा करना है, या फिर एक्साइटमेंट में, जल्दी में, टाइम ना होने की वजह से वो गलती हो गई। तो आज हम ऐसे ही पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, वो कॉमन मिस्टेक्स या वो ग्राउंड्स जिनकी वजह से कनाडा के पीआर्स मोस्टली रिजेक्ट होते हैं। सो गाइस, जो पहला पॉइंट है, पहला जो रीज़न है रिजेक्शन का, वो नॉर्मली रहता है प्रूफ ऑफ फंड्स। आपको पता है कि आपको प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने होते हैं आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट बनता है, एंड दैट नीड्स टू बी इन योर बैंक अकाउंट। तो आप जब अपनी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट सबमिट करते हैं, दैट नीड्स टू बी लास्ट 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट। कई बार क्या होता है कि उसी 3 मंथ्स में आपने कुछ ट्रांजेक्शन्स की होती हैं, बड़ी ट्रांजेक्शन्स, जिनका आपके पास प्रूफ नहीं होता। तो या तो आप उनका जो आपके पास वो फंड्स कहाँ से आए, इस चीज़ को प्रूव कर सको। उसके लिए हो सकता है कि आपने अपने पेरेंट्स से लिए हो या फिर किसी ब्लड रिलेशन में किसी से लिए हो, तो आपके पास गिफ्ट डीड होनी चाहिए। अगर कोई और है, प्रॉपर्टी सेल करी है या कुछ और ऐसे, तो उसका साथ में रिकॉर्ड लगा दो। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं, उस प्रूफ ऑफ फंड्स को प्रूव करने के लिए आपको साथ में एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो। सो अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि इस रीज़न की वजह से आपका पीआर रिजेक्ट होगा। या जो बैंक्स होते हैं ना, वो आपका एक स्टेटमेंट इशू करते हैं जिसमें वो आपके एसेट्स और आपके लायबिलिटीज बताते हैं, और उससे भी कैनेडियन गवर्नमेंट को, आईआरसीसी को ये पता चलता है कि यार आपके ऊपर कितनी लायबिलिटीज हैं, अगर आप इतना प्रूफ ऑफ फंड्स दिखा रहे हो तो मेक श्योर जो भी आप वो बैंक की स्टेटमेंट सबमिट करा रहे हो, उसके अंदर आपके एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज माइनस करने के बाद जो प्रूफ ऑफ फंड आप दिखा रहे हो, वो उनके टेबल्स के साथ मैच करें कि 3 बंदों के लिए, तीन पर्सन की फैमिली के लिए आपको इतना प्रूफ ऑफ फंड चाहिए। दूसरा, जो ये एक्सचेंज रेट है ना, वो कितना चेंज होता रहता है। हो सकता है जब आपने वो बैंक स्टेटमेंट ली थी, या आपने जब वो लेटर बनवाया था, क्योंकि सिर्फ बैंक स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, आपको अपने बैंक से एक लेटर भी देना होगा, जो बैंक बताएगा कनेडियन डॉलर्स के इक्विवेलेंट आपके अकाउंट में इतना पैसा है। तो फ्लक्चुएशन होने की वजह से ना 2-3 हज़ार 4 हज़ार ऊपर नीचे होता रहता है, राइट। तो मेक श्योर कि अगर आपको, मान लो इंडियन करेंसी की बात कर रही हूँ, आपको फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए चाहिए इंडियन करेंसी में अपनी फैमिली साइज के हिसाब से रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, तो 10,50,000 10,60,000 के आसपास रख लो, ताकि अगर फ्लक्चुएशन इधर उधर हो भी जाए तब भी आपके अकाउंट में इनफ बैलेंस पड़ा हो, ठीक है। और देखो, कनेडियन गवर्नमेंट जो है ना, वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे पीआर दे रही है। यूएस का तो ना विजिट वीजा हो तब भी आपका इंटरव्यू होता है, राइट। आपको फेस टू फेस जाना पड़ता है, इमिग्रेशन ऑफिसर से मिलना पड़ता है, और कनेडियन गवर्नमेंट सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ये डिसाइड कर लेती है कि आप हमारी कंट्री की परमानेंट रेजिडेंसी ले लो। तो आपके डॉक्यूमेंट्स सीरियसली बहुत सॉलिड होने चाहिए। मतलब डॉक्यूमेंट्स को देखकर ऐसा लगना चाहिए कि यार इस बंदे का इंटरव्यू ले लिया, इस बंदे के बारे में सारी बातें पता चल गई। तो डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर एंड वेल स्पोकन, या सारी इंफॉर्मेशन आपके बारे में बता दें, ठीक है। इसी बात पे मैं बात करूंगी कि दूसरा जो सबसे मेजर रीजन है रिजेक्शन का, वो है रेफरेंस लेटर्स। यस, आई नो, मैंने अपनी पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया कि रेफरेंस लेटर्स के लिए बहुत केयरफुल रहो, क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द रीजंस जो पीआर के होते हैं ना रिजेक्शन के, वो रेफरेंस लेटर के बेस पे ही होते हैं। अब उसमें आपकी गलती नहीं होती, मैं ये नहीं कह रही कि आपके रेफरेंस लेटर गलत होते हैं। होता क्या है कि आपको, जब आप पीआर के लिए भरते हो अपना फॉर्म, आपको एक नॉक कोड डिसाइड करना होता है, एनओसी कोड, राइट। अब मान लो आप एचआर ऑफिसर की तरह काम कर रहे हो, आपने एचआर ऑफिसर का नॉक कोड भर दिया, लेकिन जब आपकी एचआर ने आपका रेफरेंस लेटर आपको बना कर दिया, उसने एग्जैक्टली आपकी जॉब ड्यूटीज वो डाली जो आप काम करते हो। और आप काम क्या करते हो, मोस्टली आप एडमिन का काम करते हो और रिक्रूटमेंट का काम करते हो अपनी कंपनी में। तो आपकी कंपनी में हो सकता है रिक्रूटमेंट वालों को या फिर एडमिन का काम करने वालों को एचआर ऑफिसर बोलते हो, लेकिन कनेडियन भाषा में अगर कनाडा का नॉक कोड आप देखोगे, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन बिल्कुल अलग है जो आपकी एचआर ने जॉब डिस्क्रिप्शन लिख कर दी है। तो मेक श्योर जो भी आप एनओसी कोड भर रहे हो, वो अपनी डेजिग्नेशन के हिसाब से नहीं, अपनी जॉब ड्यूटीज के हिसाब से भरो। मतलब जो भी आप काम करते हो, जो भी एनओसी कोड आप चूज कर रहे हो, उसकी जॉब ड्यूटीज आपकी जॉब ड्यूटीज के साथ मैच करनी चाहिए, और आपके रेफरेंस लेटर में जो भी आपकी एचआर ने लिखा है, वो एग्जैक्टली उस एनओसी कोड के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैच करना चाहिए। इसके अलावा आपके रेफरेंस लेटर में
कॉन्टैक्ट पर्सन, कंपनी का नाम, वेबसाइट, फ़ोन नंबर, आपके नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक, आपकी सैलरी, आपका स्टार्ट डेट और आप मतलब किस पोजीशन पे काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लिखी होनी चाहिए। गाइज हमने क्या किया था जब हमें अपना रेफरेंस लेटर बनवाना था ना, तो वैसे तो क्योंकि हम दोनों एचआर में थे तो इसलिए हमें ये बेनिफिट मिला। हमने एनओसी कोड के अकॉर्डिंग जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन उस एनओसी कोड की थी, खुद ही अपना रेफरेंस लेटर बनवाकर एचआर को दिया था और एचआर को बोला कि दिस इज द You were the HR manager of the company. आई वाज एचआर मैनेजर बट स्टिल आई नीड टू गेट द साइन फ्रॉम समबडी एल्स। तो मैंने उनको दिया लेटर जो भी है उसके, उनको बोला कि सेम बिल्कुल सेम ये लेटर आप लेटर हेड पे कॉपी करके स्टैम्प साइन करके मुझे दे दो। यही मैंने किया था क्योंकि मेरी कंपनी में भी बिकॉज आई वाज इनटू एचआर, तो मेरे को ये प्रिविलेज था, तो मेरे मैनेजर ने भी ये बोला कि अपना रेफरेंस लेटर बनाकर ले आओ और हमसे साइन करा लो। तो सेम आई डिड दैट, आई मेड श्योर कि जो एनओसी कोड के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है वही मेरे रेफरेंस लेटर पे हो। अगर आपकी एचआर आपको ये प्रिविलेज दे तो ये मौका हाथ से जाने मत देना, खुद अपना रेफरेंस लेटर बनाओ, नहीं तो एक सैम्पल रेफरेंस लेटर बनाकर अपनी एचआर को दिखाओ और उनको बोलो कि मुझे ये जॉब ड्यूटीज चाहिए और इस तरीके का लेटर चाहिए, क्योंकि इस चीज़ पे आप गलत नहीं हो सकते, राइट। पर ये सबसे बड़ा रीज़न है रिजेक्शन का, ये भी ध्यान रखो। तो नेवर गो रॉन्ग विद योर रेफरेंस लेटर एंड डबल चेक योर रेफरेंस लेटर बिफोर सबमिटिंग। सो गाइस, इसके अलावा जो एक और रीज़न जो रिजेक्शन का होता है वो है पुलिस क्लियरेंस। आपको ये पता ही होगा कि आपको उस हर कंट्री में जिसमें आप 6 महीने से ज़्यादा रहे हैं पुलिस क्लियरेंस लेकर वो सबमिट करना है। अब कई बार क्या होता है, लेट्स से मैंने एक कंट्री को 1 महीने पहले छोड़ा था, अब उस कंट्री को छोड़ने से 1 महीना पहले मैंने वहाँ पर पुलिस क्लियरेंस अप्लाई किया था एंड आई गॉट इट, अब वो मेरे पास है जो भी वैलिड भी है। बट जब मैंने उस कंट्री से पुलिस क्लियरेंस लिया था और जब उस कंट्री को छोड़ा, उसके बीच में जो 1 महीना मैं वहाँ पर रहा वो गैप तो रह गया ना, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है रिजेक्शन का। तो हमेशा पुलिस क्लियरेंस तब अप्लाई करो जब आप उस कंट्री को छोड़ चुके हो, और अगर आप उस कंट्री में रह रहे हो, रहते रहते पीआर की एप्लीकेशन उसी कंट्री से ही सबमिट कर रहे हो, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आपका पीआर जो आपका जो पुलिस क्लियरेंस है वो वैलिड होना चाहिए, दैट इज मोर देन एनफ। मोस्टली केसेस में जो आपके पुलिस क्लियरेंस होते हैं वो 2 महीने से लेकर 6 महीने तक के लिए वैलिड होते हैं। तो बहुत पहले अप्लाई मत करो, क्योंकि हो सकता है जब आपको सबमिट कराना है IRCC को तब तक वो वैलिड बचे ही ना। जैसे मुझे याद है हमारे दुबई का हमारे टाइम पर जो हमने पुलिस क्लियरेंस अप्लाई किया था वो 2 महीने के लिए वैलिड था, तो हमने बस लेते ही नेक्स्ट डे वो सबमिट करा दिया था। तो ऐसा ही करो। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि अमित ने बोला कि जो पुलिस क्लियरेंस में ना वो जिस भी कंट्री से आप ले रहे हो उसमें आपका पूरा स्टे का ड्यूरेशन जो है वो कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कंट्री में आप पुलिस क्लियरेंस लेने के बाद भी रहते रहे हो और वो जो गैप है वो किसी पुलिस क्लियरेंस में नहीं आया। जिस कंट्री में आप रह रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो ये चीज़ आपको बड़ी ध्यान रखनी है। तो ये एग्जाम्पल है अगर आप 2 कंट्रीज में रहे हो या दो से ज़्यादा कंट्रीज में रहे हो तो। या इसके अलावा जो और रीज़न हो सकता है वो ये है कि आप मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, या फिर थोड़ी सी गलती ये हो गई है कि आप भूल गए हो कि आपने पिछली बार जब वीज़ा अप्लाई किया था तब क्या लिखा था। थोड़ा कनेक्शन समझ में आया? ओके, मैं बताती हूँ। मान लो आपने 4-5 साल पहले कनाडा के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था, या तो वो वीज़ा आपको मिला नहीं, रिजेक्ट हो गया, या स्टूडेंट वीज़ा मिलने के बाद भी आप कनाडा में आए नहीं, या चलो आ भी गए, स्टडी भी कर ली, वापस अपनी कंट्री में चले गए, या आपने विजिट वीज़ा अप्लाई किया। कहने की बात यह है कि IRCC के पास आपका कोई रिकॉर्ड पहले है, कोई एप्लीकेशन पहले है जो आपने अप्लाई की थी, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो या फिर विजिट वीज़ा हो। अब जब अपना PR का आप एप्लीकेशन डाल रहे हो तो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उनको वो आपकी पुरानी वीज़ा एप्लीकेशंस के साथ मैच नहीं कर रही हैं। हो सकता है वो पुरानी एप्लीकेशन 4 साल पहले की हो, 5 साल पहले की हो, लेकिन आज आपने उसमें कोई और एड्रेस दिखाया था उस टाइम पर अपना, और आप क्योंकि आप जब आप PR की एप्लीकेशन देते हो, जब आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो, आपको पिछले 10 साल की अपनी सारी हिस्ट्री देनी होती है। किन किन कंट्रीज़ में आप 10 साल गए हो, किन किन कंट्रीज़ को विजिट किया है, किस किस एड्रेस पे रहे हो। अगर आपने अपने कंट्री में भी 4 घर चेंज किए हैं पिछले 10 साल में, आपको उन 4 घरों का एड्रेस देना होता है। तो हो सकता है आपने अपनी पुरानी वीज़ा एप्लीकेशन में अपना उस टाइम का एड्रेस कुछ और दिखाया हो और अब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में वो एड्रेस मैच नहीं कर रहा है, राइट। तो कोई भी वीज़ा आपने पहले कनाडा के लिए अप्लाई किया है, चाहे वो कोई भी वीज़ा हो, मेक श्योर कि उस वीज़ा को अप्लाई करते हुए जो भी आपने इन्फॉर्मेशन उनको दी थी, चाहे अपनी जॉब रिलेटेड, एड्रेस रिलेटेड, डेफिनेशन रिलेटेड, मनी रिलेटेड, सैलरी रिलेटेड, सब कुछ सेम की सेम इन्फॉर्मेशन आपको अपनी इस PR के एप्लीकेशन में देनी है, बिकॉज IRCC वाले क्रॉस चेक करेंगे पक्का।
और गाइस ये जो है ना, ये कई बार बहुत बड़ा रीजन भी बन जाता है, और उसमें क्या होता है कि रिजेक्शन तो होता ही होता है, और वो आपको 5 इयर्स के लिए बैन भी कर देते हैं उसके बाद, या मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड के केस में। तो अगर देखो थोड़ा बहुत चेंज है, लाइक आपकी डेट्स मिसमैच हो रही हैं, इधर उधर हो रही हैं थोड़ी बहुत, दैट इज फाइन, उसमें आपका ठीक है, हो सकता है वो इग्नोर भी कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। बट अगर एम्प्लॉयमेंट में लेट से आपका रोल ही चेंज हो गया, आपकी कंपनी ही चेंज होगी, लास्ट टाइम जो आपने कुछ दिखाया था अब आप कुछ और दिखा रहे हो सेम टाइम पे, या सेम टाइम पे, सो दैट कुड बी कंसीडर्ड एज अ फ्रॉड, और उसमें हो सकता है कि वो रिजेक्शन के साथ साथ आपको 5 इयर्स के लिए 10 इयर्स के लिए बैन भी कर सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल इन दैट। और फ्रॉड वो इस केस में भी बोल सकते हैं कि मान लो आपने कोई फ्रॉड कंपनी अपनी दिखा दिया, फ्रॉड एक्सपीरियंस आपने अपना दिखा दिया, क्योंकि आपको है कि यार मेरा ना गैप है बहुत बड़ा, मुझे वो गैप नहीं दिखाना। अगर पिछले 3 साल में आपने काम किया है तो वो 3 साल का एक्सपीरियंस दिखा दो। अगर पिछले 3 साल से पहले आपने काम नहीं किया, इट्स ओके, 3 इयर्स प्लस पे एक ही पॉइंट मिलता है, 3 साल हो या 10 साल का एक्सपीरियंस हो, डजंट मैटर। तो 3 साल का रिकॉर्ड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साफ सुथरा दिखाओ। 3 साल से पहले अगर कोई काम नहीं किया, कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि उन्होंने क्रॉस चेक कर लिया, आपकी कंपनी में कॉल कर लिया, किसी बंदे से बात कर ली, और उन्होंने आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी और आपने अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो अगर मैच नहीं करी, तब भी पक्का वीजा रिजेक्ट ही होना है, और ये भी फ्रॉड में ही गिना जाएगा, राइट। अगला रीजन है मेडिकल ग्राउंड्स पे। अब मेडिकल हिस्ट्री आपको अपनी पता होती है, तो बिफोर यू मेक दिस डिसीजन कि कनेडियन पीआर पे टाइम इन्वेस्ट करो, मनी इन्वेस्ट करो एप्लीकेशन पे, तो आप चेक कर लो कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा मेडिकल रीज़न है, फिजिकल डिसेबिलिटी या कोई डिजीज़, कोई एलमेंट, कोई ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर कनेडियन गवर्नमेंट को साल में $21,000 से ज़्यादा का खर्चा करना पड़ सकता है, तो मेडिकल ग्राउंड्स पे भी वो आपको एडमिसिबल कर देंगे, वो आपकी पीआर रिजेक्ट कर देंगे। अब एक जो बहुत सिली रीज़न होता है कई बार रिजेक्शन का, वो ये होता है कि आपको 2 महीने मिले हैं सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, या तो आप डॉक्यूमेंट्स ही पूरे सबमिट नहीं कर पाए, या फिर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए और वो उल्टे सीधे सबमिट कर दिए। मतलब जहां पर आपको पुलिस क्लियरेंस लगानी है वहां पर आपने बैंक स्टेटमेंट लगा दी, जहां बैंक स्टेटमेंट लगानी है वहां पर आपने पासपोर्ट लगा दिया, जहां पासपोर्ट लगाना है वहां कोई और डॉक्यूमेंट लगा दिया। ऐसा भी कोई करता है करने वाले कुछ भी हो जाता है। देखो जब आप टेंस्ड होते हो या एक्साइटेड होते हो ना, तो कुछ भी हो जाता है। और या जब टाइम कम होता है, मान लो कल ही डेडलाइन है और आज ही सारे पेपर सबमिट करने हैं, Exactly. तो टेक योर टाइम गाइस। अब जो डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर नहीं होने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट्स को पहले ही अप्लाई करके रख लो, ताकि 2 महीने में सारा रश ना हो। बट मुझे लगता है कि 2 महीने का टाइम भी अच्छा खासा टाइम है सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आने के लिए। Still it is better कि जो डॉक्यूमेंट्स जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं है उसको पहले बनवा कर रख लो। और भी ये रीजन होता है कि मान लो आपने फोटो जो है वो उनकी डायमेंशंस के हिसाब से करा कर नहीं भेजी, बिकॉज आपको फोटो भी करानी होती है, और कनेडियन गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिकेशन है IRCC का कि आपको इसी स्पेसिफिकेशन की इसी साइज की फोटो करा कर भेजनी है। तो वो फोटो कई बार क्लियर नहीं होती है, ये आता है कि योर फोटो इज नॉट क्लियर, पासपोर्ट की कॉपीज क्लियर नहीं होती। बहुत कॉमन होता है कि उनको पासपोर्ट की कॉपीज क्लियर नहीं है, या फिर आपने सारे पेजेस अपने पासपोर्ट के लगाकर नहीं भेजे। मुझे एक और ध्यान आ गया शिल्पा, इफ यू रिमेंबर, तुम्हारा पासपोर्ट हमने दोबारा अप्लाई किया था बिकॉज पासपोर्ट वाज डैमेज्ड। यस, मेरा पासपोर्ट डैमेज था, उस पे पता है पानी गिर गया था, और उसके 2-3 पेजेस के ऊपर, जबकि वो पेज बिल्कुल ब्लैंक थे, उन पे कुछ कोई स्टैंप नहीं थी, मगर 2-3 पेजेस पे ना वाटर बबल बने हुए आ गए थे। तो हमें किसी ने सलाह दी कि यार ये पासपोर्ट मत लगाओ, इसको चेंज करके नया ही पासपोर्ट लगाओ। तो 2 महीने के अंदर ही, ये 2 महीने के टाइम में ही आई अप्लाइड अ न्यू पासपोर्ट इन इमरजेंसी सर्विस, तत्काल सर्विसेज को बोलते हैं। आई गॉट माई न्यू पासपोर्ट, और वो मैंने लगाया, और उनको लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन भी दिया, साथ में ओल्ड पासपोर्ट की कॉपीज भी दी। अभी हम वही बोलोगे क्योंकि वो आपसे मिल नहीं रहे, आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ही वो सारा डिसाइड कर रहे हैं। तो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन जितना यूज कर सकते हो ना उतना करो। हमने भी 2 लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन देयर इज नो लिमिट, आप कितने मर्जी कितना लंबा मर्जी लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा सकते हो। इमिग्रेशन ऑफिसर को ना इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं मिलेगा कि यू आर ट्राइंग टू हेल्प देम, यू आर ट्राइंग टू मेक योर केस क्लियर, कि अगर उनके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है तो दे कैन रेफर टू द रेफरेंस लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड दे गेट आंसर। तो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लगाने में, लिखने में, एक्सप्लेन करने में कोई कंजूसी मत करना, डू दैट जितना कर सकते हो। अरे एक बात और, जो लोग एजेंट्स के साथ फाइल लगाते हैं ये सोचकर कि हमारे से तो गलती हो सकती है, एजेंट्स एक्सपर्ट होते हैं, उनके साथ कोई गलती नहीं होगी। दुबई में ही मेरी एक फ्रेंड है जिसने एजेंट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन लगाई थी, एंड कैन यू बिलीव उस एजेंट ने उसकी डेट ऑफ बर्थ ही एप्लीकेशन में गलत डाल दी थी। थैंकफुली सबमिट करने से पहले उसने खुद क्रॉस चेक कर लिया और ये गलती फाइंड आउट कर ली, और उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करी। बट गाइस, एजेंट ने नहीं आना है कनाडा पीआर लेकर, आप लोगों ने आना है कनाडा पीआर लेकर, तो आपकी एप्लीकेशन आपसे अच्छा कोई नहीं बना सकता। चलो गाइस, आपसे भी कोई गलती नहीं हुई, एजेंट से भी कोई गलती नहीं हुई,
बट जब आपने फाइल डाली, व्हेन यू वर 100% श्योर कि आपकी कोई भी गलती नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उससे भी तो गलती हो सकती है ना। एंड ऐसा होता भी है गाइज। कई बार क्या होता है कि आपकी फाइल्स ऐसे रीजंस पे रिजेक्ट हो जाती हैं जिसके लिए आप 100% श्योर हो कि वो रीज़न बनता ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पर आप एक इमिग्रेशन लॉयर हायर करके इमिग्रेशन ऑफिसर के अगेंस्ट अपील भी कर सकते हो, उसके डिसीजन के अगेंस्ट अपील भी कर सकते हो। तो क्या होगा कि आपकी फाइल वही रीचेकिंग के लिए जाएगी, दे विल चेक दैट थिंग्स, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई है उसमें दोबारा वो सिलेक्शन भी हो जाता है और आपको ITA आ जाता है। सो गाइज, ये अगर कुछ ऐसा हो और आप श्योर हो तो ये चीज़ ज़रूर करना। और इसके अलावा मान लो कि यार हमने ये वीडियो बनाया, आपको सारे मिस्टेक्स बताई, और आप ये वीडियो देख रहे हो जब आपकी PR रिजेक्ट हो गई है उसके बाद, और इन्हीं में से कोई रीज़न की वजह से आपकी PR रिजेक्ट हो गई है, तो अब क्या करें? इफ़ इट एंड ऑफ द वर्ल्ड? नो। अगर आपके फाइल पे इमिग्रेशन ऑफिसर ने ये डिसीजन देकर नहीं भेजा है कि आप अगले 5 साल तक या 10 साल तक आप PR अप्लाई नहीं कर सकते, इमीडिएटली जल्दी PR अप्लाई कर दो दोबारा यार। ठीक है, अगले FSW ड्रॉ में आपका नंबर आ जाएगा फिर। ठीक है, पहले FSW ड्रॉस खुले, बट जब भी ड्रॉ खुलेगा तो नंबर आ जाएगा, राइट? तो ऐसा नहीं है एक बार आपकी PR रिजेक्ट हो गई है तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो रिजेक्ट होने के बाद फिर से अप्लाई करो यार, और इस बार वो वाली गलतियां नहीं करना, वीडियो को पहले देख लेना, राइट? सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, राइट इन द कमेंट्स। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ये मेरी लाइन होती है, ओके? तब तक अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। बाय बाय गाइज, टेक केयर।